नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं टॉपिक लेके आया हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैंने देखा कि कई स्टूडेंट आते हैं, उनकी एक ही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर मैंने 10th लेवल या 12th लेवल का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तब मुझे किस किस फील्ड में जा सकता हूँ और किस किस फील्ड की तैयारी कर सकता हूँ, किस जॉब को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों के लिए ध्यान को में रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जानकारी लेके आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। बात करते हैं स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं और किस एग्ज़ाम के लिए आपकी किस क्वालिफ़िकेशन को मांगा जाता है और उसमें क्या क्या आता है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। जब बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैंने कई स्टूडेंट के से सुना है, वो बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जगह पे कंपटीशन एग्ज़ाम। देखिए, कॉम्पिटिटिव एक अलग शब्द है और कंपटीशन एक अलग शब्द है। कंपटीशन का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होना। एक दूसरे में, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कौन जल्दी सॉल्व करेगा, दोनों में कंपटीशन करा दी। अगर मैं कहूँ कौन मुकाबले में जीतेगा, तो ये कंपटीशन हो गई। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अर्थ होता है कि आप उस एग्ज़ाम के प्रतियोगी हैं। कॉम्पिटिटिव का अर्थ ही होता है प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि आप उस एग्ज़ाम, उस परीक्षा के प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी परीक्षा, यानी कि आप उस परीक्षा में प्रतिभाग ले रहे हैं, तो इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं। ये किस किस टाइप से होता है, और कंपटीशन ना बोलकर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलें, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस किस फील्ड में होता है और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। आपने सुना होगा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सबसे हाईएस्ट रैंक का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपने आईएएस, आईपीएस, आईएसएफ और आपने आईआरएफ जैसी पोस्टें देखी होंगी। इसमें लगभग आपकी 20 से 24 पोस्टें, लगभग 22 से 24 पोस्टें होती हैं। ये यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी आप जानते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्ज़ाम होता है आईएएस का, जो कि फर्स्ट रैंक का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपकी जैसे ग्रेजुएशन आपका होगा तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें पहला आईएएस होता है, दूसरा आपका आईएफएस सेकंड पोस्ट होती है, ये इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। इसके बाद आपका आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, और उसके बाद आता है आईआरएस। ये 4 पोस्टें सबसे होती हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब इसके बाद लगभग इसमें 22 से 24 पोस्टें होती हैं, और जो आपकी एक आईएफएस और भी होता है, जो कि आपका होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तभी इन एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि टोटल जो होता है 225 का पेपर होता है, टोटल मार्क्स 225 होते हैं। मेन एग्ज़ाम में आपको 750 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू इसमें 275 मार्क्स का रखा जाता है। इसमें बात करते हैं आपके एक तो आईईएस होता है, जो कि आपके कॉमर्शियल होते हैं, कॉमर्स से कुछ भी करते हैं ग्रेजुएशन, वो आईईएस का मतलब होता है आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। तो इकोनॉमिक वाले, कॉमर्स वाले इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इंजीनियर आईईएस, इंडियन इंजीनियर सर्विस, ये आप अगर मैथ से किए हुए हैं
इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहते हैं तो IAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस प्रकार से आपकी इसमें कई पोस्टें होती हैं। अब UPSC द्वारा आपने कई एग्ज़ाम सुने होंगे। CDS भी UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपने IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी, उसके बाद आपने INA सुना होगा और OTA। ये आपके CDS जो होता है UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम देना होता है, उस एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका क्वालिफ़िकेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप इनमें से कोई सी भी रैंक कर सकते हैं। इसमें आप 24 किसी का आपका 24 ईयर होता है मैक्सिमम एज, और किसी में आपकी 23 साल रखी गई है मैक्सिमम एज। आपने NDA के एग्ज़ाम भी सुने होंगे, ये भी एग्ज़ाम आपके UPSC द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। आपने CRF एग्ज़ाम आपने सुना होगा, CPF सेंट्रल पुलिस फोर्स, CPF यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स, और आपका सेंट्रल असिस्टेंट पुलिस फोर्स, ये भी आपके UPSC द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप के एग्ज़ाम की, जो कि आप दे सकते हैं यदि आपने 10th किया है तब भी आप दे सकते हैं SSC के एग्ज़ाम। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, ये कर्मचारी चयन आयोग होता है, जिसके द्वारा आपकी B ग्रुप की, C ग्रुप की और D ग्रुप की पोस्टें रखी गई हैं। इसमें आप 10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल कर चुके हैं, आपके लिए SSC 10th लेवल पे MTS का एग्ज़ाम कराती है। अगर आपने 10th कर लिया है तो आप MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने 12th कर लिया है तब आप CHSL का एग्ज़ाम देकर लोअर डिवीज़न क्लर्क एज अ लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने CGL का एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने SSC जो आपका जूनियर इंजीनियरिंग होता है एग्ज़ाम, ये आपका SSC जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम का मतलब है आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं, तब आप SSC जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम इंजीनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। SSC GD का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आपने SSC GD भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर जो कि SSC द्वारा कंडक्ट होता है, ये भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एग्ज़ाम होते हैं जो SSC कंडक्ट कराती है, CPO के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया SI, ASI, आपका हो गया दिल्ली पुलिस। इसके अलावा CISF और CISF के अलावा आपका CRPF भी एग्ज़ाम इसमें रखा गया है, CIPF। अब ये एग्ज़ाम SSC जो आप देना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को देने से पहले एक CET जो कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको देकर ही आप किसी एग्ज़ाम में अब अप्लाई कर सकते हैं। कैट का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, सेंटर के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम कैट यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आप दे सकते हैं, उन एग्ज़ामों में अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आपको पैट की अनिवार्यता है। पैट क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को फिल करेंगे। बात करते हैं बैंक की। अगर आप बैंक के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बैंक में भी आपकी B ग्रेड और C ग्रेड की
बी, सी और डी ग्रेड की आपकी पोस्टें होती हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो आपकी पीओ और क्लर्क की मानी जाती है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप पीओ की और क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस द्वारा भी बैंक के कई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपका एसओ हो गया, टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास है तो आप एसओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा एमटी का हो गया आपका एग्ज़ाम, ये भी बैंक आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आरबीआई के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो भी इसी के द्वारा कंडक्ट होते हैं। कई पोस्टें आती हैं आरबीआई में, आप किसी भी पोस्ट के लिए दे सकते हैं। आपकी ग्रुप डी के लिए भी आती है, ग्रुप ए के लिए भी पोस्टें आती हैं, उसके लिए आप दे सकते हैं। आप एलआईसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं, और नेशनल इंश्योरेंस इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप नाबार्ड का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप बैंक में भी बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ ए ग्रुप की भी पोस्टें होती हैं हाईएस्ट लेवल पे। इसके बाद बात करते हैं आपकी आरआरबी की, रेलवे की। रेलवे आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम निकालता है तो आप अनेक एग्ज़ामों को फिल कर देते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जिस आरआरबी द्वारा जो होता है, आपने अगर 10th कर लिया है तब भी आरआरबी में फिल कर सकते हैं। 12th लेवल की कुछ पोस्टें होती हैं और कुछ ग्रेजुएशन के बाद होती हैं। इसमें कौन कौन सी आपकी आती है? बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप की पोस्टें आती हैं। ज़्यादातर आपकी सी और डी ग्रुप की आती हैं, बी की तो कुछ कम होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आपका कि इसमें कुछ कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, जैसे कि आपका टीए हो गया, सीए हो गया, ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि ट्रैफिक अपेंटिक्स और आपका कॉमर्शियल अपेंटिक्स, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो गुड्स गार्ड होते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए गुड्स गार्ड के लिए। और आप लोको पायलट के लिए भी इसमें दे सकते हैं। लोको पायलट के लिए भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एएसएम के लिए भी आप दे सकते हैं। इसमें ये आपकी कौन सी पोस्ट होती है? ये आपकी सी ग्रुप की पोस्ट होती है। इसके बाद बात करते हैं सी और डी ग्रुप में बांटा गया है। आप इसमें टीसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप एनटीपीसी का भी आरआरबी में एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू उसके आगे पूरा चार्ट बना होता है कि आपका किस लेवल से हैं। आपका हाई स्कूल है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर है तो आप उस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। आपका जो कि आरपीएफ होता है, इसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ की पोस्टें, यानी कि आरपीएफ के कार्यालय होते हैं, उसके लिए भी आप आरआरबी में कंडक्ट होते हैं एग्ज़ाम, वो दे सकते हैं। तो ये आपके आरआरबी के कुछ एग्ज़ाम हैं जो कि आप 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के बाद सी और डी ग्रुप के लिए देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, अब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बात करूं तो आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें एसडीएम आ जाता है और डीएसपी आ जाता है। स्टेट पीसीएस में आपका कौन सा आ जाएगा? एसडीएम आ जाएगा और डीएसपी आ जाएगा। आपने बात की होगी डीएसपी, इसके बाद आपने बात की होगी यूपी ट्रिपल एससी। आपने सुना होगा एक आपका
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है, जिसके द्वारा कई एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। आपके हर ग्रुप से कंडक्ट होते हैं। इसमें आपका क्लर्क को भी होता है, जूनियर क्लर्क का भी होता है। इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, जूनियर क्लर्क का भी आपका इसी में एग्ज़ाम होता है। इसमें आप जूनियर इंजीनियर का भी एग्ज़ाम देते हैं, जेई का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपके पास इंजीनियर डिग्री है तो आप इसमें डिग्री या डिप्लोमा है तो जेई का आप UPSSC के द्वारा दे सकते हैं एग्ज़ाम। स्टेनोग्राफर का भी UPSSC कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम। इसके अलावा आप असेंबली गार्ड का भी दे सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी दे सकते हैं। असेंबली गार्ड का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जूनियर असिस्टेंट का, लैब टेक्नीशियन का भी दे सकते हैं, लैब टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट। इसके अलावा आपने सुना होगा कि आपके अमीन के एग्ज़ाम होते हैं, आपके लेखपाल के एग्ज़ाम होते हैं, चकबंदी लेखपाल होता है आपका। ये सभी एग्ज़ाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल से कराए जाते हैं। आप पैट आपने सुना होगा कि आजकल पैट का एग्ज़ाम देने के बाद ही आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पैट, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को देते हैं। आप बात करें कि कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम के बाद, अगर आप देखते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। जैसे कि बात करें एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं? यानी कि हमारे योग्यता परीक्षण, हमारा योग्यता को परीक्षा ली जा रही है, उसको किस प्रकार से परीक्षा ली जाती है? अगर आप UGC नेट का मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, PG पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अलावा आपने अगर MBA के छात्र हैं, आप MBA कर लिया है, तो आप किसका एग्ज़ाम देते हैं? मैट का एग्ज़ाम देते हैं। किसका देंगे आप? मैट का एग्ज़ाम। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है आपने, होटल मैनेजमेंट का, तो आप किसका एग्ज़ाम देते हैं? कैट का एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा आपने कई एग्ज़ाम और सुने होंगे एलिजिबिलिटी टेस्ट, IIT जो कि आपने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम सुना होगा। नीट का मतलब है अगर आप MBBS के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? नीट का। अब इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं क्या? हाँ, आपकी टीचिंग से रिलेटिव कुछ एग्ज़ाम होते हैं। कौन कौन से टीचिंग से रिलेटिव आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं? टीचिंग से रिलेटिव अगर आप देखते हैं तो आजकल टीचिंग से रिलेटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका सुपर टेट है, जूनियर होता है और एक प्राइमरी होता है, तो सुपर टेट के लिए UP में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है UP टेट, और सेंटर के लिए आपको क्या देना पड़ता है? CTET देना पड़ता है एग्ज़ाम। उसके बाद आप किसी भी सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिल करने के लिए उस एग्ज़ाम को एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपके दो प्रकार के हैं, एक तो आपका प्राइमरी सुपर टेट और एक जूनियर। अभी जूनियर एडेड जो भर्ती आई हुई है सुपर टेट की, वो आपकी इसी के अंतर्गत हैं। यानी कि आपने जूनियर UP टेट कर लिया हो या जूनियर CTET कर लिया हो, तभी इस सुपर टेट को जूनियर एडेड भर्ती वाले को दे सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपकी जॉब के लिए टेस्ट है। अब इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपने देखा होगा आपका क्या आता है? PGT आता है।
क्या आता है, टीजीटी एग्ज़ाम। ये टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है। इसके बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है, अगर देखिए ये एग्ज़ाम सुपर टेट वाले कौन दे सकते हैं, बीएड या बीटीसी वाले ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी कि ये टीचर का मतलब है आप उस टीचिंग से रिलेटिव कोई कोर्स किए हुए हैं तभी आप टीचर के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप इन एग्ज़ामों को नहीं दे सकते। आपने कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ है तभी इन एग्ज़ामों को दे सकते हैं। इसमें आपका क्या मांगा जाता है, पीजी मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप टीजीटी देते हैं तो टीजीटी के लिए आपको बीएड होना आवश्यक है, और अगर आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देखते हैं तो एलटी ग्रेड की भी भर्ती आती है, उसके लिए भी आपको बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। अब बात करते हैं, अगर आपको स्टेट लेवल में जाना है, आपको स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देखने हैं, आपको क्या रेलवे के एग्ज़ाम देखने हैं, आपको बैंक के एग्ज़ाम देखने हैं या एसएससी का या यूपीएससी का, सबसे पहले तो आपको एक टारगेट चूज करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है और किस एग्ज़ाम के लिए मुझे जॉब को देखना पड़ेगा। बात करते हैं, आपको जिस एग्ज़ाम के लिए जाना है उस एग्ज़ाम की सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका उसके बाद उसका सिलेबस जानेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे स्टूडेंट करियर प्लस एकेडमी पर आकर कोई भी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपके लिए उस समस्या का समाधान तुरंत कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे स्टूडेंट करियर प्लस एकेडमी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।